प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ नकाद हैं। ज़ाहिर है जो भी किताब लिखी जाती है उसके ऊपर हमारी कोशिश होती है कि इसके ऊपर जो है वो कुछ नकाद क्रिटिक्स जो हैं वो अपनी राय का इजहार करें, उन्होंने किताब को किस तरह से पाया और उनके क्या ख्यालात हैं। और इससे पहले कि मैं पहले नकाद को यहाँ पे दावत दूँ, मैं एक बार फिर हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, जिनमें हमारे चीफ गेस्ट हैं शुजा आलम साहब और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं विकास विताव जी वाधवा जी, और इस तरह से सिटी ऑफ सरी से भी काउंसलर रिसोडे जो है उन्होंने हमें कंफर्म किया था, वो भी हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगी। तो हम आप सबको एक बार फिर यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम टू द इवेंट। हमारे जो पहले नकाद हैं, फर्स्ट क्रिटिक्स डॉक्टर सुरेश कौरी जी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। डॉक्टर सुरेश कौरी, और ग़ालिबन ये हमारा जो हिंदी सेक्शन है किताब का, ये उसके ऊपर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। डॉक्टर साहब। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, अपना नाम ठीक से बता दूँ। मेरा नाम सुरेश कुर्ल है, कोरी नहीं। Chief guest, Counsel General Mr. Alam, President and Mr. Vice President, Mr. Wadhwa, and honored guests. इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, इसकी आलोचना या समालोचना के संबंध में आपसे एक बात की क्षमा चाहता हूँ कि I am in deep and serious conflict of interest here. अपनी ख़रीदी हुई चीज़ की तारीफ़ तो सभी करते हैं, और उसमें भी अगर अपना कंट्रीब्यूशन कुछ और हो, सूट है तो उसमें बटन है और उसका अस्तर है, वो सप्लाई करे, तब तो फिर तारीफ़ करनी ही पड़ती है। इस पुस्तक में मेरी भी 2-3 कविताएं हैं, इसलिए वो मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का विषय हो गया है। However, I'll do my best to be as fair as I can be. समालोचना, संतुलित आलोचना को समालोचना कहते हैं। कलम के हिंदी पक्ष की समालोचना का दायित्व मुझे सौंपा गया है, अतः मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि यहाँ मैं जो कुछ भी कहूँ वह संतुलित हो। संतुलन का भार उठाने का एक और कारण भी है कि हमारे प्रधान को शायद कोई दूसरा नहीं मिला जिसे बुलाकर ये काम सौंपा जाता। पुस्तक के संक्षिप्त परिचय के रूप में मैं केवल इतना कहूँगा कि इस पुस्तक में 36 कविताएं हैं, 15 हिंदी की, 14 पंजाबी की और 7 उर्दू की। इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू की शायरी के बाज़ार में शायरों की कुछ कमी है। पुस्तक तो इसी बात का प्रमाण है, चाहे आप कुछ भी कहें। मैं कोरी साहब आपसे गुजारिश करता चलूँ कि जो उर्दू का जो हिस्सा है उसमें बहुत कम कविताएं, ज़्यादातर मज़ामीन हैं। एक और बात मैंने इसमें नोट की, और उस पक्ष को, उसके संतुलन को मैं बनाने की कोशिश इस प्रकार कर रहा हूँ कि मैंने देखा कि इसमें बहुत सी कविताएं हिंदी पक्ष में लिखी हैं, हिंदी के सेक्शन में हैं, किंतु अगर उनको पढ़ा जाए और समझा जाए तो वो उर्दू ही है जो देवनागरी में लिखी गई है।
तो ये नहीं है कि हम अगर अरेबिक को दाएं से बाएं लिखना शुरू कर दें तो वह हिंदी हो जाएगी, वो उर्दू ही बनी रहेगी। उदाहरण के रूप, ये किताब तो मेरी नहीं है उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं कि 17 पेज के ऊपर हमारी एक गज़ल है और उस गज़ल की लेखिका हैं मानसी चटर्जी। मानसी चटर्जी कहती हैं, दुनिया की कुछ रस्मों में मैं यूं हुआ मसरूफ़ की, अपने मरने का भी मातम कब मना टलता रहा। अब मातम, मसरूफ़, ये तो हिंदी नहीं है। बस मुकम्मल होने की उस चाह में ताउम्र यूं ख्वाब एक मासूम सा कई टुकड़ों में पलता रहा। अरे हिंदी वालों के तो स्वप्न होते हैं, ख्वाब नहीं होते और चलिए, कलम, कविता, गज़ल संग्रह। स्वयं में हमारी सामाजिक एकता, जिसका आचार्य द्विवेदी ने विवरण किया, हमारी सामाजिक एकता और एक मैत्री की अभिव्यक्ति है। इट्स एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रेंडशिप एंड यूनिटी। इतना ही नहीं, ये पुस्तक इस सत्य का भी प्रमाण है कि वह भारतीय अथवा पाकिस्तानी जो सदियों से अपनी मातृभूमि और मातृभाषा संस्कृति को से दूर रह रहे हैं, वो अपनी मातृभूमि को भूले नहीं हैं, संस्कृति को भूले नहीं हैं। प्रमाण स्वरूप कांति द्विवेदी की एक कविता मेरे सामने है, बचपन कुछ और कह रहा है। जिन लोगों के पास किताब है, ये पुस्तक है, कलम है, वो लिखने वाली नहीं है, पढ़ने वाली है, उसे आप देखें पेज 23 पर। गुलछब्बों की हटखेलियाँ, मचलती रंगरेलियाँ, अम्मा की मीठी पुकार, दीदी की मनुहार, बच्चों का रोना, ये सब पुरानी स्मृतियाँ हैं जो आज भी कभी कभी सताती हैं। पागुर करती भूरी चित्ती, सफ़ेद श्यामा गैया, अपने बच्चे को दुलारती सहलाती मैया, करबी के गट्ठर के पीछे, करबी का गट्ठर यहाँ नहीं मिलेगा, करबी के गट्ठर के पीछे हट करती बचिया, स्मृतियों का घूमता पहिया। ये सब महक ऐसी है जैसे रात की रानी के फूलों की। ये स्मृतियों की महक रात की रानी के फूल हैं और बड़े मादक हैं। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि साहित्यकार का शरीर यहाँ है और मन पासा खेड़ा में, जन्म स्थान में। कलम में संग्रहित रचनाएं कनाडा में बसे कवियों की जीवन यात्रा के अंश हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं आया जो कुछ मुसीबतों से ना टला हो, ना निकला हो। जीवन की कठिनाइयों का विवरण है। अपनी जीवन यात्रा की माइक्रोस्कोपिक झांकी है। स्वर्गीय देवेंद्र शर्मा जो कैमलूप में थे, पेज 5 पर देखिए, उनका एक उदाहरण मैं देता हूं। कोई निर्णय भावनाओं में लिया जाता नहीं, बड़ा सोच समझ कर लिया जाता है, खासतौर से जब अपने देश में ना हो। कोई निर्णय भावनाओं में लिया जाता नहीं, दिवा स्वप्नों में जिया तो फिर क्या हुआ, दिवा स्वप्नों में जिया तो फिर क्या हुआ, जिंदगी के शब्द का अर्थ समझा ही नहीं, किश्तों किश्तों जी लिया तो क्या हुआ। ये जीवन यात्रा है, ये शब्द मात्र नहीं है, ये जीवन यात्रा है। जीवन बड़ा जटिल है, इतना ही जटिल है जितना किसी योगी की जटाएं, जिन्हें कभी धोता नहीं, धोता तो है पानी से मगर कभी शैम्पू नहीं से धोता, उसमें राख मल लेता है तो बाल और जटिल हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ उनको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स, उसका डाइसेक्ट उसको करना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें छिपी हुई भावनाएं होती हैं, उसमें छिपी हुई जीवन की कुंठाएं होती हैं, उसमें जीवन की सफलताएं होती हैं और उसमें जीवन की पराजय होती है।
यही जीवन है। लगभग 65 साल पहले उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा की घाटियों में एक छोटा सा गांव कोसानी, उसमें पल्लवित महाकवि सुमित्रानंदन पंत, लगता है किसी दिन बैठे बैठे सर खुजाते खुजाते वो सोचने लगे, वियोगी होगा पहला कवि। मेरा ख्याल ऐसा है कि पहला कवि जो हुआ है वो वियोगी होगा। मगर है संदेह इस बात में, होगा है नहीं होगा, ये क्रिया जो है उसका वर्ब का इस्तेमाल आप देखिए, वियोगी होगा पहला कवि। अन्यथा वो ये कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में जो भी पहला कवि होगा वो वियोगी होगा। ओके, मगर इतने बड़े कवि को ललकारना और उसकी बात का खंडन करना मुझे शोभा तो नहीं देता, मगर मैं करूँगा जरूर। मेरे विचार से कवि वियोगी नहीं होता है। दो प्रकार के कवि होते हैं, एक है योगी, एक है वियोगी। मेरी दृष्टि से कवि योगी है, वियोगी नहीं है। कवि योगी है, कवि दृष्टा है। और योगी, योग का अर्थ क्या है? वो विक्रम का वियोग नहीं है, हठ योग। योग जो दूसरों की भावनाओं, दूसरों की पीड़ाओं को अच्छी तरह से अपने दिल में आत्मसात कर सके, जो अपने दिल में उतार सके और उस भावना को से उतना ही पीड़ित हो और उतना ही खुश हो जितना कि एक योगी होता है। उदाहरण के लिए, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहिता। वाल्मीकि ऋषि का ये पहला श्लोक है जो पहली बार उनके कंठ से फूटा। और क्यों फूटा? किसी की पीड़ा को देखकर फूटा। एक क्रौच और क्रौच पक्षी वहाँ पर बैठे थे, विहार कर रहे थे। एक वधिक ने आकर उनके तीर मारा, क्रौच मर गया, क्रौची रो रही है। तो उसकी पीड़ा महर्षि वाल्मीकि के कलेजे को चीर कर नीचे उतर गई और जो करुणा का कलश था जो उनके मन में, वो टूट गया, फूट गया। और उस कलश की धारा से क्या निकला, उन बूंदों से क्या बना? आदि काव्य रामायण, जो सबके काम आया, जो आज तक लोग पढ़ते हैं। हजारों इसके बाद ग्रंथ लिखे जा चुके हैं उस आधार पर। वो है योगी। वो वियोगी नहीं था, वो वियोगी नहीं था। वो अपने रोने का कल्पना नहीं कर रहा था, वो अपने दिल की कठिनाइयों को और रात को नींद नहीं आती की बात नहीं कर रहा था। वो कर रहा था अपनी बात, दूसरों की बात। तन बदन जल गया, नॉट वाल्मीकि का, तन बदन जल गया, राख हुई मेरी हर मचलती तमन्ना यारों। और मासूमियत तो देखिए उनकी, पूछते हैं कि क्या जला है, जला क्या है? कौन कहे? भूपेंद्र कुमार सिंह, हमारे यहाँ वियोगी कवि बैठे हुए हैं ये। मिलते रहे खुले दिल से, हर किसी से हंस हंस कर हरदम, दिल मसोसता रहा। वाल्मीकि का दिल नहीं मसोला, वो योगी था वो। हम सब वियोगी हैं यहाँ। दिल मसोसता रहा पर न कभी समझे कि होना खफा क्या है। मधुभाषिणी यहाँ नहीं है। उन्होंने एक बड़ी सरल भाषा में एक भय का चित्रण किया। उनके कलेजे में जो डर बैठा हुआ है उसका उन्होंने चित्रण किया है बड़ी सरल भाषा में। 70 पेज पर देखिए।